जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग मैथ के क्रैश कोर्स सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं और हम इसके पहले एक पार्ट को देख चुके हैं जिसमें हम लोगों का पहला पार्ट था वास्तविक संख्या। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप आई बटन के द्वारा भी उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 जो कि बहुपद है, लेसन 2 जो है ये बहुपद है, पार्ट 2 है ये। और हम अगर हमारे साथ आप इस क्रैश कोर्स के पूरे सीरीज को ध्यान पूर्वक एकाग्रता से देख लेते हैं तो आपका पक्का गारंटी हम कहते हैं कि आपको, अगर आप एवरेज हैं तो एक अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं जिसमें आपका 70 से 80 नंबर आसानी से आ सकता है। इन सीरीज में हमने वही क्वेश्चन को रखा है जो एकदम बोर्ड मॉडल में आएगा ही आएगा। तो कृपया इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें, ध्यान पूर्वक इसका रिवीजन करें। और अभी जो है बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल सेट को भी जारी कर दिया गया है। तो क्या करें कि आप मॉडल सेट इस चैप्टर को देखते हुए फिर मॉडल सेट के क्वेश्चन को भी आप लगाएं प्रैक्टिस। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 2 की ओर। और पार्ट 2 में जो है हमारा बहुपद लेसन है। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट टाइप है, बोल दिया कि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का शून्यक ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ये जो है आपका 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको हल कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पहले सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लें। दिया है कि क्या दे दिया हमारा, तो बहुपद px का वैल्यू दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30, ठीक है। ये एक बहुपद है। तो कह रहे सर्वप्रथम कि इसके शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। शून्यक का मतलब किसे बोलते हैं, तो शून्यक का मतलब वह होता है कि चर का वैसा मान जो पूरे बहुपद में चर के स्थान पे रखा जाए, उस चर के स्थान पे रखा जाए तो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। अगर उसको हम छोटा सा जो भी सॉल्विंग वगैरह है, मतलब कि जोड़ घटाव है, उसको कर ले तो उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसको ही हम लोग शून्यक बोलते हैं। और ध्यान ये रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकल सकते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक निकल सकते हैं, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक निकल सकते हैं। तो साथियों ध्यान देना है, जो बहुपद जिस घात का होता है उसमें उतना ही शून्यक प्राप्त होता है। जैसे त्रिघात बोले तो 3 घात, अर्थात कि उसमें 3 शून्यक प्राप्त होंगे। यदि चतुर्घात बोल रहे तो 4 घात, उसमें भी 4 शून्यक प्राप्त होंगे। यदि आप बात करें रैखिक, रैखिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैखिक बहुपद जो है ये आपके 1 घात के बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे हल करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल किया जाए। तो सर्वप्रथम क्या करें हम लोग, देखिए ये जो है द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का आपको व्यापक रूप पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, मान लिए एक द्विघात बहुपद है, इसको हम लिखते हैं, इसको जरूरी नहीं है। इसका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसलिए हम लिखना चाह रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि a का मान, b का मान, c का मान कैसे निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इसमें और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, हमेशा पूछते रहेगा, एकदम फिक्स है। तो चलिए ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी a b c यहाँ पे जो हम देख रहे हैं a b और c, ये केवल और केवल आपको अंक के रूप में ही मिलेंगे, मतलब ये अचर पद होंगे, ठीक है। तो आपको एक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक मिलेगा उसको हम a नाम से जानेंगे, x के गुणा में जो मिलेगा उसको b नाम से, और जिसमें x y z नहीं लगा रहेगा, केवल और केवल अंक होगा, तो वो हो जाएगा हमारा c। तो चलिए हम आपको ये देखिए, पहला शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड के लिए चलिए हम विधि बताते हैं, बहुत ही सिंपल विधि। अगर इस विधि को आप बढ़िया से समझ पाते हैं, फॉलो करते हैं, तो किसी भी प्रकार के गुणनखंड को आप आसानी से ज्ञात करते हैं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है
ये गुणनखंड कैसे होता है। तो चलिए इसमें पहले हम लोग कर लें क्या कि ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ए इसके गुणा में कुछ भी नहीं तो 1 है, इसलिए ए का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गया। बी की बात करें तो x के गुणा में लग गया है 11, इसलिए b का वैल्यू हो गया। और c जिसमें अंक वगैरह नहीं लगा हो तो हो गया, जिसमें चर वगैरह राशि नहीं लगा है, मतलब कि x y z नहीं लगा है, वो c हो जाता है। तो a b c प्राप्त कर लिए। अब यहीं से हमें प्राप्त करना है एक k का मान। k के लिए सूत्र होता है a गुना c, और यहाँ से a और c को गुणा कर दें तो इसका वैल्यू आ जाता है 30। दोनों का चिन्ह देख रहे हैं प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस ही कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, इसको हमें खंड करना है। गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात होता है। तो खंड करने की विधि में करते क्या हम लोग कि जो पहला तीसरा सेम टू सेम ही तो उतरते चल जाएगा, जो जैसे वैसे उतरते चल जाएगा, लेकिन बीच वाला को हम 2 पार्ट में खंड कर देते हैं। और वहीं हमें जानना है कि किस किस अंक को रखा जाए कि वो सही तरीका से खंड आए और हमारा शून्य भी प्राप्त हो। तो इस स्थिति में हमें करना क्या होगा कि जो हमारा k का वैल्यू प्लस में आया है, ये प्लस यह दर्शाता है कि खंड जो करना है हमें, मतलब कि 11 जो संख्या है इसको 2 पार्ट में तो बांटना है हमें, ठीक है। लेकिन अब कैसे बांटना है, जोड़ करके 11 आना चाहिए कि घटा करके। खंड तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन जोड़ करके घटा के। तो देखिए इसमें प्लस जब आ गया तो हमें 2 संख्या ऐसी रखने की दोनों को जोड़ दिया जाए तो 11 हो। कभी कभी माइनस भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में आप एक बड़े वाले संख्या से छोटे वाले संख्या को घटा करके ही 11 ला सकते हैं। तो चलिए अभी प्लस है। अब प्लस है तो कौन कौन अंक बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे 11 के बाद अंक बन सकते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो भी हमारा वैल्यू आया है k का जो भी वैल्यू आया है, देख लेना है कि ये संख्या, ये जो है किस किस संख्या से कट सकता है। बात करते हैं एकदम शुरू से लेके चलते हैं 1 से। तो 1 से ये 30 बार में कट जाएगा ना। 2 से चलते हैं 15 बार में, 3 से चले तो 10 बार में, 4 से ये कटने वाला है नहीं। 5 से चलते हैं, 5 से ये कट जाएगा 6 बार में। आगे 6 से चलेंगे तो देखिए 6 जब लिख चुके हैं तो आगे फिर 6 की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इतना ही में से कोई एक जो है युग्म में एक जोड़ा जो है हमें क्लियर करेगा कि वो संख्या हमें कौन कौन लेनी है। अब बस देख लेना है इतना में किसको जोड़ा जाए, किस जोड़ा को जोड़ के हम 11 ला सकते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 31, तो क्या इसका काम है, नहीं। इसको जोड़ रहे हैं तो ये हो गया 17, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको जोड़ रहे हैं तो ये बन गया 13, इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 11 हो जाता है, अर्थात कि हमें 5 और 6 जोड़े की आवश्यकता है। अब हमें करना क्या है कि 11 को खंड करने के लिए तो हमें क्लियर हो गया कि किस किस संख्या से खंड करना है। ऐसा देखिए ये विधि आपको YouTube पे बहुत शायद ही मिल जाए, लेकिन ये बहुत ही हमारा खुद का अपना मेथड है, इसको हम आप अपने विधि से समझाते हैं। तो चलिए ये विधि से हम लोग फिर से समझते हैं, फिर से इसको खंड करते हैं इस रूल के थ्रू। तो अभी बताएं कि पहला जो है सेम टू सेम उतर जाता है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, तो 1x² है तो 1x²। तीसरा जो है प्लस में 30 है तो प्लस में 30 डाल देते हैं। बीच वाले को एक 5 के रूप में लिखना है और एक 6 के रूप में लिखना है। 5 6 मिल गया था, 5 6। अब दोनों का चिन्ह क्या होगा, तो जो चिन्ह होता है b का, b जो 11 दिख रहा है, इन दोनों का चिन्ह वही होगा। तो इसमें भी प्लस लगा लेते हैं, इसमें भी प्लस। अब देखिए 11 तो आ जाएगा, लेकिन हमें x भी तो लाना है। इस स्थिति में क्या करेंगे कि हम दोनों में x लगा देंगे, तो देखिए जोड़ करके फिर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है दोनों को खंड कर दिए। अब हमें करना क्या होता है कि देखिए ये 2-2 पार्ट में बट गया है, 2-2 पार्ट में बट गया है। तो हम करते हैं क्या कि हर एक पार्ट से हम कुछ ना कुछ कॉमन को ज्ञात कर लेते हैं। क्या कॉमन, मतलब कि मिलता जुलता। देखिए इसमें देख रहे हैं तो x जो है मिल रहा है, इसमें 5, इसमें 1 है, तो 1 को क्या कॉमन लेना है, 1 तो सेम टू सेम वही हो जाता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 रखते हैं, जबकि देख रहे हैं यहाँ पे x कॉमन है, इसलिए हम x कॉमन ले लेते हैं। अब 1 लुप्त हो गया, यहाँ पे दिखाने के लिए हम रखे हुए थे। बात करते हैं इसमें x² मतलब x 2 है, तो इसमें से एक x को निकाल लिए, इसलिए हमारा एक x बच चुका है। प्लस है तो प्लस, इसमें से x निकाल लिए तो केवल क्या बच गया हमारा 5।
देखिए अब ये मेरा मेथड अपना है कि क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी को आप यहाँ पे रख दें, जो कोष्ट में आया है इसको रख दें, तो हो जाएगा x प्लस 5। अब इसमें कॉमन वगैरह की विशेष बात नहीं है, इतना करने आएगा, जो भी संख्या जो भी कोष्ट में आया था संख्या इसी को हूबहू उतार देना है। अब सीधे देखना है क्या कि इसके अंतिम पद का चिन्ह और इस कोष्ट वाले के अंदर के बीच का चिन्ह दोनों सेम है कि नहीं। सेम मतलब कि बराबर, तो बिल्कुल बराबर होगा तो हमें इसके साथ में प्लस का यूज करना है, अगर अंतर मिलेगा तो हमें माइनस का यूज करना है। ठीक है, तो अब क्या करें, पूरा हिला रहा बा, हिलावा मोहन तो लगरबा था ऐसे कभी से ओल रहा था तो हिले नहीं है। तो चलिए इसमें अब हम लोग दोनों में सेम देख रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, अलग अलग तो माइनस। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो अंक हमें मिला है इसमें और कितना से गुना किया जाए कि ये बन जाए। तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 बन जाएगा, तो जितना से गुना करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए करना है क्या है, तो यहाँ पे हमारा पढ़ाने का मेथड में ये है कि देखिए मान लीजिए कि 2 घर है, ये कोष्ट मतलब समझ लीजिए घर, 2 घर है और 2 घर में देखिए जो 2 सदस्य हैं परिवार के, जो है 2 सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि हम ही दोनों घर लेंगे और इन दोनों को घर से बाहर किया है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तो इन स्थितियों में क्या करेंगे कि हम दोनों के लिए क्या करेंगे कि इसको एक घर दे देंगे, ये लोग अपना खुशी खुशी रहेगा, मतलब कि x प्लस 5 वाला एक घर में, और जो घर से बाहर था उसको भी हम एक घर दे देते हैं। तो ये x है तो x, प्लस है तो प्लस, 6 में है तो 6। इस प्रकार से हम लोग दोनों के साथ इंसाफ कर दिए और यहीं से हमारा अब शून्यक प्राप्त हो गया। ठीक है, इधर में बराबर लेके चलेंगे। अब हम करना क्या होता है कि शून्यक ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को शून्य के बराबर में कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा शून्यक के लिए ये गुणनखंड तक क्वेश्चन का ये गुणनखंड ज्ञात करते इतना तक हो जाएगा, लेकिन शून्यक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शून्यक के लिए बढ़ेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 तथा x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से x को अकेले करेंगे तो शून्य पता चल जाएगा, तो इसलिए x का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा -5 तथा यहाँ से x का मान आ जाएगा -6। अभी बताए थे कि जो बहुपद जितने घात का होगा उसमें उतना ही शून्यक प्राप्त होंगे। तो देखिए ये अधिकतम घात x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में देखिए x के 2 मान, मतलब यही x को ही हम शून्यक बोलते हैं, तो 2 शून्यक प्राप्त हुए। तो यहाँ तक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना भी क्वेश्चन कर देता है कि इसका शून्यक ज्ञात करे, यहाँ इतना में 2 नंबर का दे देगा। या फिर देखिए इसमें थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं सत्यापन के लिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हटाते हैं। सत्यापन में हम लोग चलते हैं। सत्यापन हमारा क्या है, शून्यकों क्या संबंध है। देखिए शून्यकों के संबंध के मतलब कि जो भी हमें शून्यक प्राप्त हुए हैं उनके योग और गुणनफल का संबंध हमें स्थापित करना होता है। तो देखिए इसमें शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। तो एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, और फिर एक आता है जो कि अल्फा इंटू बीटा होता था। चलिए इसके लिए आते हैं। देखिए इसके लिए सूत्र होता है एक, अल्फा प्लस बीटा के लिए एक सूत्र होता है -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र होता है -b/a। तो हमें यही सब सत्यापन करना है कि शून्यकों का जो योग है ये -b/a के रूप का ही होता है, मतलब कि दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। चलिए इसमें शून्य के अल्फा की जगह एक हो गया -5, प्लस है तो प्लस, और बीटा की जगह हो गया -6। तो देखिए जब दोनों चिन्ह साथ हो गए प्लस माइनस, इसलिए एक को कोष्ठ में रख लें, बराबर -b है तो माइनस कर लेते हैं। b का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, तो देखिए b का वैल्यू आ गया है 11। अब बट्टा में a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमें मिल चुका है a
इसलिए हमारा जो हो गया, देखते हैं दोनों को जोड़ना है तो एक जगह माइनस मतलब ध्यान रखना है कर्जा, माइनस मतलब याद रखिएगा कि कर्जा, और प्लस मतलब सोचिएगा कि अपना पैसा। ठीक है, तो देखिए दिख रहा है कि 5 रुपया एक जगह कर्जा में है, एक जगह 6 रुपया कर्जा में है, तो दोनों कर्जा जोड़ लिया जाए तो हमें क्या मिल गया, 11 रुपये का कर्जा मिल गया। और यहाँ पे बात करें 11 के बट्टा में 1 छुपा दे तो 11, इसलिए दोनों जो है बराबर है। तो ये जो है पहला प्रूफ हो गया किसका, शून्यकों के योग का। आगे की ओर बढ़े तो शून्यकों का गुणनफल का सत्यापन करते हैं। ये जो था शून्यकों का योग था, ये जो था योग था शून्यकों क्या। अब बात करते हैं गुणनफल की। तो गुणनफल के लिए सत्यापन में चले तो गुणनफल जो है यहीं पे, गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसके लिए सूत्र होता है C बटा A। ठीक है, चलिए अल्फा के जगह हम लोग मान देखें तो -5 है, गुना बीटा के जगह मान देखें तो ये मेरा -6 है, और बराबर में C बटा A से देखें तो C का वैल्यू हमें 30 मिल चुका है और A के जगह हमें 1 मिल चुका है। दोनों तरफ को हल कर लेते हैं और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 6 × 30। देखिए गुणा में जो हो जाएगा तो गुणा में सेम चिन्ह जो होगा उसमें हमेशा प्लस ही प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पे देखिए योग था। कितना लोग कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी माइनस होगा, या चूंकि यहाँ पे माइनस था यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी चिन्ह दो समान हो और उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो तो समान चिन्ह में हमेशा प्लस रखना है। जबकि यहाँ पे देखिए योग कर रहा है, गुणा नहीं है, यहाँ पे योग है, तो योग है तो जो चिन्ह होगा तो वही रहेगा। अगर दोनों सेम चिन्ह है तो सेम ही चीज रहेगा, अगर छोटा बड़ा है तो उसको आप घटा जोड़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 30 ये आ गया और इसको भी बट्टा में 1 छुपा दे तो ये भी 30 आ गया, तो ये भी दोनों बराबर हो गया, 30 बराबर 30, ये भी हमें प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये बहुत VBI है क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिल जाता है और ये लगभग में हमेशा आते ही रहता है। तो ये आपका टाइप फिक्स है कि शून्यक ज्ञात करें। अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो बस यहीं तक हम लोग आकर के रुक जाएंगे, लेकिन वहीं जब बोलेगा कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें तो यही मेन संबंध होता है। संबंध जो होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए सूत्र होता है -B बटा A, और एक संबंध होता है हम लोगों का अल्फा इंटू बीटा, जिसके लिए सूत्र होता है C बटा A। टाइप 2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और तो 2-2 नंबर भी आने ही लगा है। दे देगा कि बहुपद PX जो है ये हो गया हम लोगों का, मतलब एक द्विघात बहुपद हो गया, तो बोल देगा कि उसके शून्यक जो अगर अल्फा और बीटा हो, मतलब जो भी x के वैल्यू को हम लोग अल्फा और बीटा माने तो बिल्कुल मानते ही हैं, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें तथा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे, पूरा शून्य ज्ञात करने के लिए पहले अल्फा बीटा को मान ज्ञात करे थे बड़ी लंबा तरीका से, जो कि गुणनखंड विधि था, जबकि इसमें अब वैसा नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें करना है। चलिए करते क्या है, सॉल्यूशन में दिया है कि क्या दे दिया, तो px बराबर 5x² माइनस में 7x और प्लस में 1। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग वही ज्ञात करते हैं, इसलिए a बराबर b बराबर तथा c बराबर ज्ञात कर लिया जाए। तो a बराबर हमें 5 मिल जाता है, b बराबर हमें -7 मिल जाता है और c बराबर प्लस में 1 मिल जाता है। a b c हो गया। शून्यकों का योग तथा गुणनफल पहले ज्ञात कर लें, इसलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात कर ले हम लोग। सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे -b बटा में a, तो इसके लिए सूत्र हमारा हो गया का -b बटा a के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस, b के जगह हमें वैल्यू मिल गया है -7 का, तो -7 लिख देते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस, और b के जगह -7 है तो -7 रखें, जो जिसका चिन्ह है उसको रखते हैं।
बट्टा में ए एक जगह हमें 5 मिल गया। और इस प्रकार से माइनस माइनस यहाँ पे बीच में इंटू होता है, प्लस गुना की चिन्ह होता है, तो माइनस में हो जाता है प्लस में 7 बट्टा में आ जाता है 5 तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लें। गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए सूत्र होता है सी बट्टा में ए। सी का वैल्यू हमें प्लस में 1 मिल चुका है और बट्टा में ए का मान 5 है। तो इस प्रकार से इतना पल हम लोग निकाल के रखते हैं। अब चलते हैं प्रश्न से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, हमें इसे बट्टा का हल कर लेना है। लसा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा से अगर इसमें भाग देते हैं तो अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, और बीटा को ऊपर वाले से हमें पता है कि गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा। प्लस में अगर बीटा से इसमें भाग देते हैं तो बीटा कट जाता है, अल्फा बच जाता है, और अल्फा को 1 से गुना करते हैं तो ये बच जाता है अल्फा। इस प्रकार हम इसको अल्फा प्लस बीटा के या फिर बीटा प्लस अल्फा, इसमें मान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इंटू बट्टा में आ जाता है अल्फा इंटू में बीटा, और डायरेक्ट इसी का वैल्यू ज्ञात कर रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया है 7/5 तथा अल्फा इंटू बीटा का मिल गया वैल्यू 1/5। थोड़ा सा इसको आगे हल कर लिया जाए, तो आगे हल करते हैं देखिए बट्टा के ऊपर में बट्टा तो सेम टू सेम हो जाता है, और नीचे वाले को पलट देते हैं तो 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और इस प्रकार से 5 से 5 जो है कट जाता है, तो 7/1 यानी 7 हमारा आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया पहले का आंसर हो गया। बात करते हैं दूसरे का। दूसरा है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा। इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो बिल्कुल विशेष कुछ नहीं करना है, वैसा ही कर लेते हैं। इसका लसा लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, या फिर बीटा इंटू अल्फा भी कह सकते हैं। बीटा से भाग देंगे बच जाएगा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना कर देते हो जाता है अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, बीटा को बीटा से गुना कर देते हो जाता है बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का, न कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका सूत्र एक होता है, सूत्र होता है क्या कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसके दो सूत्र होते हैं, लेकिन हमें एक सूत्र की आवश्यकता है, डायरेक्ट हम उसी को लिख रहे हैं। तो सूत्र हो जाएगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। डायरेक्ट इसी सूत्र को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए जहाँ ए है वहाँ पे अल्फा है, जहाँ बी है वहाँ पे बीटा है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, मेन बट्टा में जो है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है तो कटा देंगे आप, जबकि ऐसा कतई नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। जब भी दो पद में अगर हो तो दो पद में प्लस या माइनस की वजह से हम लोग उसको कटा नहीं सकते हैं। बहुत लोग क्या करें कि अल्फा इंटू बीटा से अल्फा इंटू बीटा को कटा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अगला हमें क्या करना है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, चाहे तो नीचे ही पुट कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है 7/5। अब इसका स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/5। मेन बट्टा है तो मेन बट्टा दे देते हैं, नीचे भी आ जाता है 1/5 क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है। आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 7 का स्क्वायर हो जाता है 49/5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस में हो गया 2/5, और मेन बट्टा आ जाता है 1/5। आगे इसको और बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा आपका, बट्टा के ऊपर में हम लोग लसा ले लेते हैं तो लसा हो जाएगा हमारा 25 हो गया लसा।
25 को 25 से भाग देंगे एक बार में, मतलब कि हो गया यहाँ पे 49, माइनस 5 से भाग देंगे 25 को 5 बार में, और 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 10, मेन बटा में हो गया 1 बटा में 5। ऊपर वाले को थोड़ा सा और हल कर लिया जाए, 49 में से 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 39 बटा में 25। अब इसके बाद नीचे वाला बट्टा है तो उसको हम ऊपर में लेके चले जाते हैं, तो नीचे बट्टा को पलट दिया जाता है, 5 बटा 1 हो जाएगा। इसको कटा ले तब 5 से 5 एकम 5, ये होगा 50 25। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है 39 बटा में 5, जो कि ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको 2-2 नंबर एक क्वेश्चन, इसमें तो दोनों नहीं देगा, या तो ये देता है क्वेश्चन नहीं तो ये देता है, तो कोई एक हम दोनों इसलिए डाल दिए हैं ताकि एक ही टाइप से आपको दोनों बता दे। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। ये हो गया हमारा टाइप 2। ऑब्जेक्टिव में भी देता है और शॉर्ट में भी, तो ध्यान से इस पर रिवीजन करें। चाहे तो आप मॉडल सेट उठा लें या फिर क्वेश्चन बैंक उठा लें, और क्वेश्चन बैंक में भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हुए दिख जाएंगे, तो कृपया आप उसे हल करें, तभी आपका एक अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो चलते हैं टाइप 3 की ओर। तो चलिए चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/8 है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और शॉर्ट में भी ये देते रहता है कि दो जो है गुणनफल जो है शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए गए हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा, फिर इसका वैल्यू दे दिया गया है कितना, √2, तथा एक और दे दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, जो कि है अल्फा इंटू में बीटा, जिसका वैल्यू दे दिया गया है 1/8, 1/8 दे दिया गया। तो क्या ज्ञात करना है, तो जो कह रहे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है ना। द्विघात बहुपद px बराबर वाट, नहीं कर रहा है। चलते हैं सूत्र से। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र से होता है px इक्वल टू में k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, और प्लस में हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, जहाँ k एक नियतांक है। k का वैल्यू वहीं पे रखना है। जब इन स्थितियों में हम अगर वैल्यू रख रहे हैं और वो संख्या बट्टा में आने लगे, तो उन स्थितियों में हमें k का वैल्यू रख करके और इस सारे बहुपद को उसमें गुणा कर देंगे, तो हमें जो बहुपद प्राप्त होगा एकदम सही रूप में ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें हम लोग देखे थे कि a, b और c तीनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक के मतलब एक पूर्ण अंक होने चाहिए। ठीक है, तो उन स्थितियों में हमें k का वैल्यू ज्ञात करना होता है, मतलब कि k का वैल्यू रखना होता है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। px बराबर में k है तो k इंटू में x² है तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू मिल गया हमें √2। ठीक है, इंटू में x है तो इंटू में x लगा देते हैं, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया हमें 1/8। अब देख रहे हैं क्या है कि इसके बट्टा में 8 आ गया, तो लिखेंगे k का मान 8 रखने पर, k का मान 8 रखने पर, तो चलिए k की जगह हम लोग 8 रख लेते हैं। तो ये हो गया आपका x² माइनस में √2x प्लस में 1/8। अब 8 से सभी में गुना कर चलते हैं, तो ये हो जाता है 8x² माइनस में 8√2x। इसमें रूट के अंदर से नहीं गुना करेंगे, √16 लिखते नहीं, रूट वाला ही रूट में गुना होता है, इसमें रूट है ही नहीं तो रूट के बाहर ही लग जाता है। और प्लस में
इसमें 8 से गुना करेंगे 1/8 गुना में 8, तो देखिए 8 से 8 कट के एक बार में हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या पीएक्स बहुपद जो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हो जाता है, तो 8x² माइनस में 8√2x प्लस में केवल और केवल 1, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके इस टाइप को हम लोग हल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है, तो इतना हमें बड़ा नहीं एथी करना है, डायरेक्ट करना है क्या कि सीधे इस वैल्यू को आप रफ में रखें, और रफ में रखने के बाद देख ले कि कितना मान रहा है। हाँ, यदि आपका बट्टा में कुछ बन रहा है, देख रहे कि आंसर बट्टा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो वही डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर नहीं मिल रहा है तो हम करेंगे क्या कि बट्टा के वैल्यू को रख करके सकी का मान, कभी कभी होता क्या है कि दोनों के रूप में, दोनों के बट्टा में आ जाएगा, इसमें भी बट्टा लग गया, इसमें भी बट्टा, दोनों करेंगे क्या, और दोनों अलग अलग। तो उन स्थितियों में हमें करना है क्या कि दोनों का लसा निकाल के, और जो लसा प्राप्त होगा उसी को k से गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारा टाइप 3 था। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से या फिर शॉर्ट की दृष्टि से। चलिए चलते हैं टाइप 4 की ओर। तो टाइप 4 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार के मॉडल पेपर में एक आया हुआ है टाइप, तो इसको हम समझाना चाह रहे हैं। तो टाइप 4 इसको लेकर के चले हैं कि यदि पीएक्स के यहाँ पे द्विघात दिख रहा है, आपको त्रिघात भी दे सकता है, रैखिक भी दे सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का एक बहुपद दे देगा, और कह रहे हैं क्या, तो P3 तथा P-3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। जो दिया है उसको एक बार लिख दिया जाए। दिया है कि क्या दे दिया, तो px का वैल्यू दे दिया हमें 2x² प्लस में 3x माइनस में 5। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो P3, ठीक है, तो P3 और एक कर रहा है कि P-3। तो हम लोग पहले P3 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए कंपेयर कर, देखिए P है तो P, तो x के ठीक सामने इसमें x की जगह x होगा, मतलब कि x का मान हमें क्या रखना है, 3 रखना है। जहां जहां पे x आने वाला है उस स्थिति में हम लोग 3 रखते चल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, जो 2 हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे इनटू में गुना है तो गुना का चिन्ह दर्शा दे, प्लस 3 है तो 3 लिख देते हैं, फिर इनटू में मतलब ये गुना है यहाँ पे तो गुना का चिन्ह दर्शाते हैं, और माइनस में 5, और जहां जहां x है उस x के जगह पे हमें 3 लिख देना। देखिए यहाँ पे x था 3 के स्क्वायर, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 3 रख दिए। अब इसी को हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, हल कर देते हो जाएगा 2 गुना में 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, माइनस में हो जाता है 5, 9 दूनी के 18 प्लस 9 माइनस 5, 18 9 हो जाएगा 27 माइनस में 5। इस प्रकार हमारा 24 करें 5, इस प्रकार से आंसर हमारा 22 हो जाता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है P-3 का वैल्यू, मतलब इस बार जो है जहां जहां P मिलेगा वहां पे माइनस हमें 3 पुट करना है। तो 2 है तो 2 गुना में -3 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 गुना में फिर -3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 5 है। 2 गुना माइनस का स्क्वायर, मतलब माइनस के पावर में अगर कभी भी सम संख्या दिखे तो इसका चिन्ह प्लस में ही निकलता है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे प्लस माइनस को गुणा कर दे, चिन्ह में अंतर तो माइनस, 3 का हो जाता है यहाँ पे 9, और माइनस में 5 है तो माइनस में 5। यहाँ पे गुना कर लेते हैं, पहले चिन्ह है प्लस का, प्लस छुपा भी सकते हैं, तो 9 दूनी का हो जाता है 18, माइनस में, अब देख रहे हैं ये दोनों जो है माइनस में है, माइनस वाला को पहले जोड़ लिया जाए, तो माइनस में हो जाएगा हमारा 14, और यहाँ से 4 घट के आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपके इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो जहां पे x होगा उसी को
एक्स की जगह पे कंपेयर करके मान को रख करके आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। बहुत इजी टाइप है ये, तो मेनली 9th क्लास में है, 10th क्लास में तो है भी नहीं। फिर भी मान लीजिए अगर क्वेश्चन देने लगा तो इस टाइप को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट में जो है आपका त्रिघात बहुपद से देने लगता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद से शून्यकों के बारे में बोल देगा। देखिए इसमें त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक मिलेंगे। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक गामा आ जाता है जिसको वाई जैसा ही लिखते हैं। तो एक इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। 2 शून्यकों के गुणनफल बराबर में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू, या फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में से बहुत कम पूछा है, लेकिन याद रखिए अगर पूछ भी दे तो त्रिघात बहुपद समेत इसके लिए सूत्र रखना है -b बटा में a, इसके जगह c बटा a और इसके जगह -d बटा में a। तो ये आप याद रखिएगा। जिस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद में 2 शून्यकों के बीच बना रहे थे, वैसे इसमें 3 शून्यकों का हो जाएगा। हाँ, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है का, तो ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d, इतना जरूर याद रखिएगा, तभी ABCD का वैल्यू ज्ञात करके आप इसको हल कर पाइएगा। तो ये जो है त्रिघात बहुपद के थे। तो साथियों इस चैप्टर में लेसन 2 में इतना ही हम टॉपिक को रखते हैं, जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आप क्या करें कि इसके अच्छी तरीका से रिवीजन करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 की ओर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।